Hello students. So in the previous video we learned about the elastic collision in one dimension and we saw the expression for the velocity after the collision. In this video we will learn about the inelastic collision. Inelastic collision मैंने आपको क्या बताया था? इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि सपोज कोई m मास का ऑब्जेक्ट है और वो m2 मास के साथ टकराता है, ठीक है, कोलाइड करता है, तो वो क्या कर जाता है, उसके साथ स्टिक कर जाता है, ठीक है, स्टिक कर जाता है, उसी के साथ जुड़ जाता है और फिर वो वी वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है. सो इस कॉलिजन में क्या होता है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड नहीं होती. यानी जो प्रीवियस जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो इन दोनों मासेस की मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1u1 स्क्वायर, है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी को मैं सिर्फ के लिख देता हूँ, k1, और ये k2 इजिकल्स टू हो जाएगा आपका हाफ m1u2 का स्क्वायर. और जो अगर ये मासेस जुड़ गए हैं, मतलब जैसे होता ना कि एक मैं आपने एक गन से किसी ब्लॉक पर स्ट्राइक किया तो वो थोड़ा सा मूव करा, लेकिन वो जो बुलेट है जो गन से निकलेगी वो उसी के साथ स्टिक कर जाएगी, ब्लॉक के साथ मूव करेगा थोड़ा सा, ठीक है. तो अब उन दोनों का मासेस हम साथ में लेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी हाफ m1 प्लस m2 का v स्क्वायर. सो दिस द काइनेटिक एनर्जी. अगर इसके इनिशियल मोमेंटम के बारे में करो, बट मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है. अगर आपकी चाहे कॉलिजन आपका काइनेटिक सॉरी इलास्टिक कॉलिजन हो, चाहे आपका इलास्टिक कॉलिजन, आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो हम मोमेंटम देख लेते हैं. सो मोमेंटम remain conserved in inelastic collision. तो जो आपका मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा. तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, और बाद में मोमेंटम क्या होगा, m1 प्लस m2 का v. तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है. और इफ अगर मान लेते हैं कि एक और कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव करता मोशन में है और ये और कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टेशनरी है, यानी इसकी स्टेशनरी है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u2 क्या हो जाएगा, उस केस में 0 हो जाएगा. तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका m1 u1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 v if u2 is equals to 0. Yeah, it means u2 is equals to 0 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ if m2 at रेस्ट, अगर रेस्ट पर है, ठीक है, देन ये होगा आपका. तो अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लेते, इतना ही इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन अलग अलग रहेंगी, ठीक है. तो बिफोर कोलिजन हम उसे मान लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज के आई. तो वो हो जाएगा आप लोगों का, कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, दैट इज योर हाफ m1u1 का सॉरी m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका. और के एफ क्या हो जाएगा, यानी फाइनल आफ्टर द कॉलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा आपका हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर. नाउ इफ एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं हम,
if kinetic energy, if m2 at rest, तो u2 क्या हो जाएगा 0, देन हम kf अपॉन ki का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, kf की वैल्यू है हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर अपॉन, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 का स्क्वायर। क्योंकि ये तो रेस्ट पर होगा ना, तो इसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे हम, है ना, इसको तो कंसिडर ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये अगर रेस्ट पर है तो हम उस समय की बात कर रहे हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो हाफ से हाफ कैंसिल आपका सिंपली। नाउ v की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगा आपका kf अपॉन ki इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1 m2, v की वैल्यू हो जाएगी आपकी m1 u1 और ये अपॉन में जाएगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर, v का स्क्वायर है ना, v का स्क्वायर है, ये v का स्क्वायर है, और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 u1, ठीक, का स्क्वायर। सो kf अपॉन ki क्या बन जाएगा आपका, अब देखो एक m1 प्लस m2 ये बनेगा, ठीक है, m1 प्लस m, तो मैं इसको ओपन कर लेते हैं हम इसको, ये बन जाएगा हमारा m1, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका ऊपर m1 u1 का स्क्वायर, नीचे m1 प्लस m2 और m1 u1 का स्क्वायर। तो यार ये तो कट ही जा रहा है, यहाँ से सिर्फ बचेगा ये, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ये ऐसे बनेगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये बनेगा m1 का स्क्वायर और u1 का स्क्वायर, तो u1 का स्क्वायर तो कट गया, लेकिन m1 से सिर्फ स्क्वायर कटेगा, m1 बच जाएगा, तो एक kf अपॉन ki क्या बनेगा आपका m1 अपॉन m2, m1 प्लस m2। So this is the ratio of the final kinetic energy and initial kinetic energy। तो क्या लगता है आपको, kinetic energy बढ़ेगी या कम होगी? तो सिंपल देखिए, ये m1 है, मतलब सिर्फ ऊपर जो लिखा हुआ है m1 और नीचे m1 प्लस m2 लिखा हुआ, यानी इसका जो एक्सप्रेशन है वो 1 से कम आएगा। If the ratio is less than 1, then it means the final velocity, final kinetic energy will be less than from the initial kinetic energy। तो kinetic energy कम हो जाएगी, ठीक है। So this is your inelastic collision in one dimension। तो हम सिर्फ kinetic energy के बारे में पढ़ते हैं इसमें, और सिर्फ मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी inelastic collision के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारे इसमें एक टॉपिक रह जाता है छोटा सा, कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो आपका, वो भी 2 डायमेंशन में, ठीक है, 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन अगर 2 डायमेंशन में आपका इलास्टिक कोलिजन हो तो उसमें क्या होगा, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सिंपल है वो, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में हम सिर्फ उसमें क्या कंसिडर करते हैं, यही एक जो आपका टॉपिक है इसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि एक मास m2 रखा हुआ है और ये m1 है, और कोई एक m1 मास का ऑब्जेक्ट आता है, इस पर कोलाइड करता है, तो फिर ये 2 डायमेंशन भी इधर उधर जा सकता है ना। अभी तक हमने सिर्फ ये समझा हुआ
ये माना हुआ कि ये सीधा जाएगा, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। दो ये बॉल है, ये इसके ये पत्थर है या बॉल है कुछ भी है, तो अगर ये आगे इसके पास टकराएगा तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं, इधर उधर भी जा सकते हैं। तो 2 डायमेंशन में जाएंगे। अगर ये इधर उधर चले गए तो उस केस को लेके चलेंगे हम, और हम क्या मानेंगे, ये इलास्टिक कोलिजन होगा, इट इज प्योरली इलास्टिक कोलिजन। सो आई एम रिमूविंग दिस। So if you want to copy this, you can take the screenshot. तो अभी देखते हैं कि ये कोई m1 मास है, u1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये यहाँ पर रखा हुआ, ये रेस्ट पर है। अभी हम सिर्फ इसको रेस्ट पर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो इसको सीधा, ये सीधा जा रहा था, अगर ये नहीं आता इसके रास्ते में, ये यहाँ पर रुका हुआ है, रेस्ट पर है, ठीक है, तो ये सीधा जा रहा था। तो अब ये टकराने के बाद मान लेते हैं आपका जो m1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इधर चला गया, ठीक है, और जो आपका m2 है वो मान लो इधर चला गया, ठीक है। ये इस एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल φ1 और ये इसके साथ बना रहा है φ2। तो दिस इज योर m2, इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी u1 मान लेते हैं। नाउ अभी आपने वेक्टर्स को, ये कंपोनेंट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर्स को आपने कंपोनेंट में ब्रेक करना थोड़ा सीख लिया होगा, ठीक है। आपने इससे पहले वो पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें क्या होता है कि u ऐसे हम फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी u वेलोसिटी होती है, ये तो हम ये थीटा होता है, तो इसको लेते हैं u cos थीटा, और ये क्या होगा u sin थीटा। तो अगर कोई भी वेक्टर है, अगर उसको आप ब्रेक कर रहे हैं उसके कंपोनेंट में, तो जिस साइड आप एंगल ले रहे हैं तो उसको आप u थीटा cos थीटा में लेंगे। यानी जैसे ये आप लोगों का u1 है, ये इधर जा रहा है, तो मैं इसको लूँगा u1 cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा इसका, u1 cos थीटा। क्यों बन जाएगा, देखो अगर ये u1 है, ये आपका बेस निकालना है आपको, बेस, तो आप सिंपली कैसे लेंगे, हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको पता है u1, सो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, u1 cos थीटा, सिंपल। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, u1 cos थीटा। इसी तरह से तो हम सिंपल ये, तो अगर ये φ2 है, ये φ1 है, तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u2, सॉरी u नहीं है, ये v है, v1, ये भी v1 है, u तो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, तो ये हो जाएगा आपका u v2 cos φ2। नाउ साइन थीटा कैसे होगा, साइन थीटा ये ऐसे होंगे, ठीक है, ये ऐसे होंगे आपके, और ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सो दे विल कैंसिल इट आउट। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। नाउ तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका v2 cos साइन φ2, और ये हो जाएगा आपका v1 sin φ1। गॉट इट। नाउ these two vectors are opposite in direction, so they will minus out and they will add, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप इसकी, अब मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मैंने आपको क्या बोला था कि मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा। तो पहला मोमेंटम क्या था हमारा कोलिजन से पहले, m1 u1, दिस इज द मोमेंटम, ठीक है। इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना था, m1 u1, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे ही तो मूव कर रहा था, ऐसे ऐसे थोड़ी चल रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना था हमारा, m1 u1। तो हम क्या करेंगे, बाद का इसी डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसके बराबर रहेगा। तो यानी आपका बाद में मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, m2 की, इस डायरेक्शन में इसकी v1 cos φ1, तो हो जाएगा आपका v1 सॉरी
देखो मैं आपको बताता हूँ, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट इन द सेम डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में चल रहा था पहले, तो अब भी हम इसी डायरेक्शन, बाद में भी हम इसी डायरेक्शन का मोमेंटम जितना होगा ना, और इस पहले इस डायरेक्शन में जितना मोमेंटम था वो उसको हम इक्वलेट करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। बाद फिर क्या करेंगे हम, इस डायरेक्शन में जितना मोमेंटम था पहले, तो उस ये वाली जो एक्सिस है, वाई एक्सिस मान सकते हैं, से एक्स एक्सिस को मान सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका मोशन टोटली किस में था, एक्स एक्सिस में था, ऐसे चल रहा था ये सीधा, वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं था इसका, लेकिन अब ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, तो ये दोनों के दोनों ना एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं और वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले मेरा एक्स एक्सिस में मोमेंटम कितना था, m1u1, बाद में मेरा एक्स एक्सिस में मोमेंटम कितना होगा, इतना, कितना, इसको मैं, ये एक्स एक्सिस का वेलोसिटी है किसका, m1 का, तो मैं m1 के साथ इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे करके, हो गया, प्लस इसका भी मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, m2 v2 cos phi 2. So this is conservation of momentum in an axis. Conservation of momentum in x axis. इसको आप x axis मान सकते हैं, ये आपकी y axis है, ओके। नाउ अब मैं y एक्सिस में मोमेंटम को कंजर्व करूंगा, देखो पहले y एक्सिस में कोई मोमेंटम था ही नहीं, क्योंकि ये जो टोटली पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा, तो पहले का मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y एक्सिस कितना होगा आपका, है 0 था 0, और बाद में कितना हो गया, m1 v1 sin phi 1, माइनस करूंगा, माइनस क्या करूंगा, माइनस, क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो m2 v2 sin phi 2, तो अगर ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा m1 m ऐसे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m1 v1 sin phi 1 इज इक्वल्स टू m2 v2 sin phi 2, गॉट इट, यानी ये क्या होंगे, इसकी वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की बात सिंपल है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो हम सिंपल एक्सप्रेशन देखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा आप लोगों का, हाफ m1u1 इज इक्वल्स टू, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो तो सेकंड वाला तो मूव ही नहीं कर रहा है, बाद में कितना है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के बारे में बात कर रहे थे हम, किसमें, 2 डायमेंशन के बारे में। तो जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा वो आप लोगों का जो कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व होगी, और जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। सो दिस वाज योर चैप्टर, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। So we rest this chapter here. So in the next video we will discuss about the next chapter which is in your syllabus, that will be, we will see it later. So thank you for the next video.